नमस्कार, मैं हूँ आशीष। नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रैंकिंग है भारत का, वो लगातार खराब होते जा रहा है, गिरता जा रहा है। और इसका मुख्य वजह क्या है, आइए हम जानते हैं विस्तार से आज के पूरे वीडियोस में। देखिए, अब सवाल ये होता है, क्या इस इंडेक्स के माध्यम से भारतीय मीडिया और कमज़ोर हुई? यानी ऑलरेडी मीडिया पहले से कमज़ोर तो था ही, अब और इनके रैंकिंग में गिरावट की वजह से चीज़ें और ख़राब हो गई। देखिए, मीडिया जो कहा जाता है किसी भी लोकतंत्र के लिए जो है वो चौथा पिलर माना जाता है। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया का जो रोल है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के में मतलब होता है। लेकिन जब ये पिलर लगातार कमज़ोर होते चला जाएगा तो ऐसे में जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो लगातार खतरे में नज़र आता है। क्या रीज़न है, आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि यहाँ की जो मीडिया है वो लगातार जो रैंकिंग में है वो गिरावट दर्ज होते जा रही है। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि बाकी और कौन से तमाम देश है जो इसमें लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो ये हालांकि चिंता की तो बात है, लेकिन समझते हैं आज के पूरे वीडियोस के माध्यम से। अब देखिए, जो हमारा रैंकिंग है इस साल का 159 हो चुका है और पिछले साल का जो रैंकिंग था वो था 161। कहने के स्तर पे तो हम कह सकते हैं कि रैंकिंग में सुधार हुआ है 2 का। लेकिन हमने आपको शुरू में क्यों कहा कि ये गिरावट है, ना कि इसमें इंप्रूवमेंट कहा जाएगा। गिरावट को अगर आपको अगर समझना चाहते हैं तो आप इसके मार्क्स को देखिए। दरअसल ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो नाम की एक संस्था है वो जारी करती है। और वो अलग अलग देशों को, वहाँ की जो मीडिया है उसको कितना फ्रीडम दिया जाता है उसके आधार पर नंबर दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है। और इसके क्या क्या पैरामीटर है वो हम आगे वाले वीडियो में थोड़ी देर के बाद हम बताने वाले हैं। तो ये रैंकिंग में हम देख रहे हैं कि 2 का इजाफा तो हुआ है, नहीं सुधार तो हुआ है। लेकिन जो हमारे जो अंक हैं, जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें तो 100 में से 36.62% मतलब परसेंट नहीं, मतलब नंबर लाए थे। और इस बार का जो रैंकिंग है वो 31.28 मार्क्स है। यानी कि जो मार्क्स है वो पहले से भी कम है। ऐसा क्या रीज़न है कि रैंकिंग में सुधार हुआ है और मार्क्स में भी सुधार हुआ है? मतलब मार्क्स में तो गिरावट होने के बावजूद भी रैंकिंग में सुधार हुआ। इसका वजह ये है क्योंकि दुनिया में जितने और भी तमाम सारे देश थे, वो देशों में स्थिति और भी ज़्यादा खराब है मीडिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो। वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रैंकिंग, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि क्लास में जब कोई कमज़ोर बच्चा है, जो बच्चा फेल होने वाला हो, उसका प्रदर्शन अगर और ख़राब हो जाए तो ऑटोमेटिक जो कम बुरे बच्चे होते हैं उनका रैंकिंग में थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा। सिंपल सी बात यही है। भारत का प्रदर्शन दिन ब दिन लगातार खराब होते जा रहा है, उसके बावजूद अगर रैंकिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो भारत से जो पीछे है जो देश, उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कुल मिला जुला के सभी देशों का औसतन 7.2 मार्क्स की कमी हुई है। यानी कि वैश्विक स्तर पर भी मीडिया में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है और ये बहुत ही चिंता की बात है। अगर देखा जाए तो नंबर 1 के पायदान पे हमारा नॉर्वे है, जो हमेशा से रहा है। नॉर्वे की जो सरकार है वहाँ पे जो अपने मीडिया है वो पूरी आज़ादी देती है न्यूज़ को कवरेज करने के लिए, पूरी आज़ादी के साथ वो अपना काम कर पाती है। उसके बाद नंबर 2 पे देखा जाए तो डेनमार्क है, ये भी अपना काम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वही अगर देखा जाए पीछे से जो टॉप किया है वो है कौन? इरिट्रिया और सीरिया। देखिए, मिडिल ईस्ट का जितना भी, देखिए एशिया में खास करके जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, वहाँ पे जो फ्रीडम इंडेक्स के मामले आपको अक्सर कम दिखेगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी अशांत रहा है। वहाँ पे तमाम तरह के वैश्विक आतंकवाद की चीज़ों जो है देखने को मिलता है। वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का भी आप जब समझेंगे तो कई सारे देशों का जो लड़ाई है वो वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। चाहे वो यूक्रेन को लेकर के आप देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को लेकर के देख लीजिए, चाहे ईरान को लेकर के देख लीजिए। मिडिल ईस्ट बहुत ही ज़्यादा अशांत रहा। इसमें इसके रीज़न ये भी दिखता है कि यहाँ पे मीडिया ओबियस सी बात है वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा जब कोई देश अशांत स्थिति में रहेगी तो। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, जलन तब होता है जब पड़ोसी देश की स्थिति देखते हैं। तो भारत के रैंकिंग में देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी, ये जो पाकिस्तान है, उनकी स्थिति भी हमसे बेहतर है। वहाँ की रैंकिंग 152 है और हमारी 159, यानी उनसे भी गए गुजरे हैं। बार बार जो हम पाकिस्तान का नारा लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान में देखो इतनी महंगाई है, इतना सारा प्रॉब्लम है, ये है वो है। पाकिस्तान के नाम पे चिल्लम चिल्ली करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ भी कह लीजिए कि रैंकिंग में, हालांकि 152 रैंक बहुत अच्छा रैंक नहीं कह सकते हैं, खराब ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन कम से कम भारत से, यानी कि भारतीय मीडिया की तुलना में पाकिस्तान की मीडिया
थोड़ा ज़्यादा सच बोलती है, आप ये कह सकते हो। या ऐसे भी कह सकते हो कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया की तुलना में थोड़ा कम झूठ बोलती है। आप समझ पा रहे कि मीडिया जिस स्तर से जब बिकाऊ लगातार जो कहते हैं गोदी मीडिया का जो चर्चा हम करते हैं, वो गोदी मीडिया का आरोप यूं ही नहीं लगता है, क्योंकि विश्व में 159वें नंबर जो रैंक पे जो मीडिया है, उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ों को हमेशा अच्छे तरीके से दिखाए। वो हमेशा एक तरफा दिखाने का कोशिश करता है, और वो सरकार के कंट्रोल में होती है। सीधी सी बात है कि सरकार के कंट्रोल में अगर नहीं है तो वो रैंक इतना खराब नहीं होता कभी भी। दूसरा, पड़ोसी देश श्रीलंका, हालांकि इनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। इनका रैंक 150 है, पाकिस्तान से थोड़ा बेटर है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो अगर दिखता है, वो दिखता है हमारा नेपाल में। नेपाल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। नेपाल को 74 रैंक मिला है, जो कि बाकी पड़ोसी मुल्कों की तुलना में नेपाल की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। भूटान भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, 147 रैंक। अफगानिस्तान सबसे खराब। अपने पड़ोसियों में सबसे खराब अगर अ, अंक जो कोई लाया है, वो हमारा अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान की मीडिया भारतीय मीडिया की तुलना में भी बहुत ज़्यादा गया गुजरा है। सिंपल बात यह है। अब हम लोग अगले टॉपिक इसमें देखते हैं। ये जो मैंने कहा अभी आपको कि जो मीडिया का रिपोर्ट है वो जारी कौन करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये जो संस्था है ये पेरिस में काम करती है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो पेरिस में है, और वहीं से वो गवर्न करती है। और इन 5 इंडिकेटर के मदद से वो ये तय करता है कि मीडिया पर कंट्रोल जो है किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि मीडिया को अलग अलग तरीके से मापने का एक तरीका है, यानी कि फ्रीडम कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पे, राजनीतिक संदर्भ में जो मीडिया है, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे राजनीतिक रूप से यानी कि पॉलिटिकली ज़्यादा कंट्रोल नहीं है मीडिया पे, यानी कि वहाँ का जो राजनीतिक शक्ति जो है वो मीडिया को कंट्रोल नहीं करती है। आप अपना काम अच्छे से करो, नेता भी मतलब जो वहाँ के जो राजनेता होते हैं वो उनको पूरा फ्रीडम देते हैं। तो राजनीतिक संदर्भ में देखा जाएगा तो वहाँ पे मीडिया को कितनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है, यानी अगर वो चाहे तो सरकार की बुराई कर सकता है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता रखता है किसी देश में, इसका मतलब है कि वहाँ की मीडिया ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाएगा, स्वतंत्र माना जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कानूनी ढांचा, यानी कि मीडिया के लिए कानून कौन कौन से बने हुए हैं, यानी कि कौन कौन से मीडिया को अधिकार दिया गया है। हमारे भारत में तो मीडिया को बहुत ज़्यादा कानूनी अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो हम भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है, बस उतना ही हमारे पास अधिकार है, अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो कानूनी रूप से हमारा मीडिया कितना सशक्त है, और हमारी मीडिया की आर्थिक स्थिति कैसी है यहाँ की, तो बहुत अच्छी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि मीडिया की अगर आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती तो शायद वो पेड न्यूज की तरफ नहीं भागते, मीडिया अपना काम को अच्छे तरीके से कर पाते। इकोनॉमिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडिया में जो लोग भी काम कर रहे हैं आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई कोई सैलरी पैकेज वगैरह करके चीज़ें ऑर्गेनाइज रूप से नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आर्थिक रूप से देखा जाएगा कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इस भारतीय मीडिया का कितना अच्छा है। उसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से मीडिया को कितना ज़्यादा फ्रीडम मिला है काम करने के लिए, कि सोसाइटी का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उस मीडिया का जो मीडिया है वहाँ के लोगों में मीडिया के प्रति कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो सामाजिक रूप से भी देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि मीडिया को सेफ्टी कितना ज़्यादा मिलता है अपना काम को ठीक से करने के लिए। तो सुरक्षा के स्तर पर भी देखा जाएगा तो भारत में मीडिया को बहुत ज़्यादा सुरक्षा, आए दिन कई सारे पत्रकारों की हत्या होते रहती है। अगर आप सरकार के खिलाफ ज़्यादा करोगे तो फिर सरकार अपना अलग तरीके से आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो रेडी रहती है। तो ये 5 पैरामीटर ऐसा है जिसके माध्यम से रैंकिंग प्रदान करते हैं अलग अलग देशों को। ये जो मैंने आपको बताया अभी कि 100 मार्क्स में जो इंडिया को जो नंबर मिला था 32-33 के आसपास, वो इसी बिहाफ पे मिला था कि अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से जो है चेक किया गया था, और उस हिसाब से मार्क्स जो हम लोग ऑब्टेन किए वो उतना ही है। ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में मीडिया को जो संवैधानिक प्रावधान मिला है वो स्पष्टतः कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी। और अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) में थोड़ा बहुत आपको देखने यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर भी ये बोला गया कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, यानी कि सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान दीजिए यहाँ पे नागरिक लिखा है, व्यक्ति नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि व्यक्ति पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिला है। ये जो अधिकार आपको आर्टिकल 19(1)(a) है, बस इतना ही आपको अधिकार मिलता है। ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है ये आपके फंडामेंटल राइट का जो अनुच्छेद 12 से लेकर के
35 यानी कि भाग 3 उसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1)(a). इसके अलावा यहाँ के मीडिया को यही अधिकार है, इसी में रह करके उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, अब बात देखते हैं, कुछ केस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे मीडिया को आज़ादी जो वो किस प्रकार से मिला है। जैसे 1950 की घटना की अगर हम बात करते हैं तो रोमेश थापर बना मद्रास राज्य का जो जो घटना हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। यानी कि अगर आप प्रेस को फ्रीडम नहीं देते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे, नहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे। और जब तक हमारे पास डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर मीडिया का क्या मतलब है। तो मीडिया का काम है कि चीज़ों को व्यवस्थित रूप से बतलाना, लोगों को जगाना, लोगों को अवेयर करना। अब लेकिन बात ये होता है कि कई सारे आपको अधिकार तो मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी मिला है, और ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना। और इसी वजह से आर्टिकल 19(2) में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस बताया गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर बोलना है, अपनी मर्यादा में रखकर बोलना है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी मर्यादा है, वो देखिए। जैसे प्रतिबंध का जो आधार है, जो मीडिया पर जो प्रतिबंध की बात करते हैं या फिर जो नागरिकों पर जो प्रतिबंध की बात बोलते हैं, उसमें भारत की एकता एवं अखंडता, इस पे हमला नहीं होना चाहिए। यानी मीडिया अपना कोई बात वैसा नहीं बोलेगा जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटीज को खतरे में डालेगा। हालांकि हमारी जो मीडिया है ठीक ठाक तरीके से हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उछालते रहता है, हिंदू मुस्लिम, कभी गाय का मुद्दा, कभी अलग अलग कम्युनल जो मुद्दा होता है, हमारी मीडिया इसको लगातार उछालती रहती है। अगर देखा जाए तो संविधान के हिसाब से वो अपना गलत काम कर रही है, और यही रीजन है कि उनका रैंकिंग लगातार खराब होते जा रहा है। ठीक है, तो भारत की एकता और अखंडता के अलावा राज्य की सुरक्षा की बात जब जब आएगी तो मीडिया पर अंकुश लगाया जा सकता है। मीडिया पर अंकुश लगाने का मतलब है कि जो राज्य के नागरिक है उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही साथ अगर विदेशी राज्यों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, यानी रिलेशनशिप अगर काफी अच्छा है, तो मीडिया अपना कोई काम वैसा ना करे कि जो आपस का रिश्ता है वो खराब हो जाए। यानी उस संबंध को बनाए रखने के लिए मीडिया को अपना दायरा तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पब्लिक ऑर्डर को खराब ना करे, यानी कि जो सार्वजनिक व्यवस्था जो बना हुआ है, तो शांति व्यवस्था बनाए हुए उसको खराब नहीं करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है। अब आए दिन आप सुनते होंगे कि गौकसी का कांड हो जाता है, गाय का मुद्दा, कहीं पे पता चला कि कहीं पे बीफ का मामला आया और किसी ट्रक ड्राइवर को अटैक करके मार दिया गया क्योंकि उसके खाने में बीफ मिला था। तो ये क्या है, अब मीडिया में ही हो सकता है कुछ लोगों ने उछाला कि भाई देखो यहाँ पे गोकसी का कांड चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, और इस चक्कर में क्या होता है, गलतफहमी की वजह से आप सुने होंगे वो जो बच्चा चोरी वाला जो कांड था, वो मीडिया का कमाल था। ठीक ठाक मामले में, मतलब ठीक ठाक तरीके से चीजों को उछाला गया। आए दिन जो ये जो जेएनयू वाला जो मामला आप लोग देखे होंगे, जो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे को जो दिखाया गया था, कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे मीडिया मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करने की वजह से ही आज इनकी स्थिति इतनी खराब है। उसके अलावा शालीनता बनाए रखने के लिए और नैतिकता को बनाए रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा मीडिया को। अगर आप इसको खराब करते हैं तो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जो अदालत की अवमानना है अगर आप करते हैं तो भी मीडिया पर ठीक ठाक कंट्रोल किया जाएगा। और देखा जाए तो किसी अपराध के मामले में भी मीडिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी अपराधी का आप महिमा मंडल करते हो अपने न्यूज के माध्यम से तो वो भी गलत है ना। तो ये तमाम जो है अलग अलग रीजंस थे, इसके वजह से भारतीय मीडिया काफी स्थिति जो है रैंकिंग लगातार खराब होते चला गया। और ये जो मैंने बार बार आपको ये सब चीज जो कह रहे हैं, मीडिया को अगर आप आज़ाद देखना चाहते हैं तो जो तमाम पैरामीटर मैंने बताया, इन सारे मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो जो हमने अभी थोड़ा देर पहले ये जो 5 पैरामीटर जो बताया था, ये जो 5 पैरामीटर बताया, इन सभी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो भारतीय मीडिया की स्थिति बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।